नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का साइंस चैनल में। और आप सभी को 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरुआत करने वाला हूं। उस टॉपिक का नाम है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ से शुरू होता है। तो इसी की चर्चा आज मैं करूँगा। ठीक है, और कई शासकों के बारे में यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा परीक्षा की दृष्टि से। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब से कब तक होती है, मतलब कि कब से कब तक दिल्ली सल्तनत बना रहता है। उसके बाद मुगलिया सल्तनत की बात करेंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 से लेके 1526 तक इसका शासन बना रहता है। दिल्ली सल्तनत बना रहता है कब तक? इब्राहिम लोदी तक। किससे शुरुआत होती है? कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मैंने यहाँ लिख रखा, और यहाँ से लेकर इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी के बाद मुगल काल की शुरुआत होती है और उसके संस्थापक होते हैं बाबर। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक हैं और अंतिम में इब्राहिम लोदी हैं। तो जो पहला शासक हुआ दिल्ली सल्तनत का वो कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ। लेकिन अब यहाँ पर जो परीक्षा का प्रश्न हमारा यहाँ पर अराइज होगा उसको हमें ध्यान देना है। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत हमारा है उनमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इसको जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये क्या है, प्रथम शासक हैं। लेकिन ये दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक नहीं कहलाए। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं कहलाए। तो कौन कहलाया? ठीक है, इल्तुतमिश। कौन कहलाया? इल्तुतमिश। याद रखेंगे, इल्तुतमिश। ठीक है, औपचारिक तौर पे इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, लेकिन प्रथम शासक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर हैं। ये तुर्क साम्राज्य के स्थापना के संस्थापक माने जा सकते हैं। ठीक है, मतलब तुर्क राज्य की स्थापना भारत में करने वाले जो शासक रहे हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क साम्राज्य के संबंध में है। ठीक है, यहाँ पर इससे पहले जो हम लोग वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था उसमें मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा था हमने, मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी क्या था? तुर्की था। ठीक है, और इसने जब भारत पर अटैक किया था तो इसका उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार करना। उसी उद्देश्य के तहत उसने उत्तर भारत को ऐबक को सौंप दिया था। उत्तर भारत को किसको सौंपा था? ऐबक को। इसके अलावा दो और भी शासक थे इसके साथ जिसको ये छोड़ के गया था। वो दो थे, कुबाचा और एल्दोज। तो कुबाचा, एल्दोज और ऐबक तीन मुख्य शासक थे और तीनों लोग को अलग अलग क्षेत्र दिया गया था जिसमें उत्तर भारत जो है वो ऐबक के हाथ आया था। ठीक है, तो यहाँ पर तीन नाम और याद रखने हैं। मोहम्मद गोरी तीन लोग को छोड़ के गया था अपने मतलब उत्तराधिकारी के रूप में, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। तो तीन उत्तराधिकारी वो कौन थे? एल्दोज थे, कुबाचा थे और ऐबक। ठीक है, ऐबक को उत्तर भारत दिया गया था। ये आपको यहाँ पर याद रखना है और ये तीनों नाम आपको दिमाग में रखना है। तो क्या था? एल्दोज, कुबाचा और ऐबक। ऐबक के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना करता है। दिल्ली सल्तनत में कई वंश हैं। दिल्ली सल्तनत में कई वंश है, ये आपको याद रखना है। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश हैं उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। पहला है मामलूक वंश यानी कि गुलाम वंश। तो याद रखेंगे पहला जो है गुलाम वंश है। गुलाम वंश या मामलूक वंश, ये दासों का वंश था। ठीक है, तो दासों का वंश था यानी गुलाम वंश, यानी मामलूक को ही दास कहा जाता है। तो ये किसका वंश था? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आता है? गुलाम खिलजी वंश। देखेंगे
खिलजी वंश। फिर आता है तुगलक। फिर कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश। फिर आता है सैयद। फिर आता है लोधी। ठीक है, तो देखेंगे गुलाम के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद और सैयद के बाद लोधी वंश आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे ये देखना है इन सभी वंशों का कार्यकाल कितना था, क्योंकि प्रश्न यहाँ से आता है कि किस वंश का कार्यकाल सबसे ज़्यादा था या किस वंश का कार्यकाल सबसे कम था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, कोड के रूप में याद करेंगे, इसको याद करेंगे, फ़ोन नंबर की तरह याद करिए इसको, तो आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। 80 30 94, 80 30 94 36 76। तो 36 76, तो 80 30 94 36 76 ये कोड आपको याद रखना है। 80 30 94 36 76। 80 कौन है? गुलाम वंश। 30 कौन है? खिलजी वंश। 94 कौन है? तुगलक वंश, तुगलक वंश। 36 कौन है? सैयद वंश। और 76 कौन है? लोधी वंश। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये ड्यूरेशन है, ये कार्यकाल है इस वंश का। ठीक है, गुलाम वंश का 80 साल तक शासन करते हैं ये लोग, खिलजी वंश 30 साल तक, तुगलक 94 साल तक, 36 साल तक सैयद और 76 तक लोधी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा समय तक किस वंश ने शासन किया है, तो वो तुगलक है। तो पहला प्रश्न आपका तैयार हुआ यहाँ से। दूसरा प्रश्न, सबसे कम शासन किसने किया, तो वो थे खिलजी। ठीक है, तो खिलजी और तुगलक याद रखिएगा, खिलजी सबसे कम और तुगलक सबसे ज़्यादा समय तक शासन इन लोगों ने किया है। ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से दोनों ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। दिल्ली सल्तनत में जो पहला शासक था वो था ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश को जाना जाता है। ये आपका दूसरा प्रश्न, आप अच्छे से तैयार करिए। अब देखते हैं चीज़ों को ऐबक के बारे में। ठीक है, ऐबक के बारे में ये है कि ऐबक मामलुक वंश के संस्थापक थे, इसलिए मामलुक वंश में आए ये, यानी गुलाम वंश में आए, गुलाम वंश के पहले शासक कहलाए ये। अधिकार क्षेत्र में इनके था सिंध था, पंजाब था, दिल्ली था और दोआब का क्षेत्र था। ये 4 क्षेत्र इनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। राजधानी इनकी लाहौर ही थी। सुरक्षा की दृष्टि से ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, ना कि दिल्ली को। इसी कारण से ये सिर्फ तुर्क राज्य का संस्थापक ही कहा गया, ना कि वास्तविक संस्थापक कहा गया। अगर इसने दिल्ली से शासन किया होता तो ये वास्तविक संस्थापक कहलाता, ना कि इल्तुतमिश कहलाता। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर पहला जो शासक है ऐबक जो है वो तुर्क राज का संस्थापक है, ना कि वास्तविक संस्थापक। इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको याद कर लिए, कोई कन्फ्यूजन यही होता है और परीक्षा में प्रश्न जब आते हैं तो यहीं से गलत हो जाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं, इसने किसी भी प्रकार की उपाधि स्वयं से कोई धारण नहीं कर रखी थी। मैंने यहाँ उपाधि लिख रखा, लेकिन ये उपाधि नहीं कह सकते, इसे ये चीज़ कही गई, इसे ये कहा गया लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा ये चीज़ कही गई इसको। ठीक है, ना कि ये उपाधियाँ थीं। इसने कोई उपाधि नहीं धारण की, सिपा सलार या मलिक की उपाधि के साथ ये संतुष्ट रहा। ठीक है, ये चीज़ देखेंगे, क्योंकि ये लाहौर से ही शासन करता था, बहुत ही वीर था और उदार था। उदार होने के कारण इसे निम्न बातें कही गई, इसको कहा गया, ये उपाधियां के रूप में कहा गया उसको, लेकिन उपाधि ने खुद से धारण नहीं की थी। ठीक है, इसे लाख बख्श कहा गया, मतलब लाखों का दान देने वाला कहा गया। इसे पील बख्श कहा गया, हाथियों को दान देने वाला कहा गया। इसे हातिम द्वितीय इसलिए कहा गया क्योंकि ये बहुत ही उदार प्रवृत्ति का था। इसे कुरान खा कहा गया क्योंकि ये कुरान का पाठ करता था, बहुत ही मधुर स्वर में कुरान का पाठ करता था, इसलिए इसे कुरान खा कहा गया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो लाख बख्श, पील बख्श, हातिम द्वितीय और कुरान खा इसे कहा गया। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद करिएगा इसको। लाहौर इसने अपनी राजधानी बनाई थी, ना कि दिल्ली। लेकिन हम चूंकि दिल्ली सल्तनत के अंदर पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली पर जो शासन करेगा,
ठीक है, दिल्ली सल्तनत में दिल्ली पर शासन करने वाला, वहाँ से जो भी वो अपने साम्राज्य का विस्तार करे। लेकिन ऐबक ने दिल्ली पर शासन नहीं किया, दिल्ली पर वो शासन करता था लेकिन वो लाहौर से दिल्ली को नियंत्रित करता था, अर्थात उसने लाहौर को ही राजधानी बना रखी थी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है ना। और कोई उपाधि धारण नहीं किए, इसने अपने नाम के खुतबे नहीं पढ़वाए थे, इसने अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए थे, ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो ऐबक ने ना खुतबे पढ़वाए अपने नाम के, ना किसी प्रकार के अपने नाम के सिक्के चलवाए। ठीक है, इसने 2 विद्वानों को संरक्षण भी दिया था। साहित्य की, अगर हम साहित्य की बात करते हैं तो 2 विद्वानों को संरक्षण दिया था, ये भी परीक्षा का प्रश्न है। एक है हसन निजामी, दूसरा है फ़क्र मुदब्बिर। तो फ़क्र मुदब्बिर और हसन निजामी 2 ऐसे विद्वान थे जिसे ऐबक ने संरक्षण दिया था। तो किसने, मतलब किस विद्वान को ऐबक ने संरक्षण दिया था, यहाँ से इस तरह से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, वर्तमान का खेल है पोलो, जिसे हम लोग चौगान कहते हैं। ठीक है ना, चौगान, उस समय चौगान कहा जाता था। और यह वर्तमान का पोलो खेल है जो घोड़े पर बैठ के खेला जाता है। ठीक है, यही खेलते वक्त ये घोड़े से गिर जाता है और गिरने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते वक्त, अर्थात पोलो खेलते वक्त इसकी मृत्यु हो जाती है घोड़े से गिरने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से इसकी मृत्यु हो जाती है। एक चीज़ और काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है इसके साथ कि कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने करवाया था। किसकी याद में? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में उसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक इस तरह से महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद जो शासक आएंगे वो है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, इल्तुतमिश इल्बारी तुर्क था। कैसा तुर्क था? इल्बारी तुर्क था। इसने राजधानी जो बनाई थी दिल्ली को बनाया था, जैसा कि मैंने कहा, इसीलिए इसके वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों? औपचारिक रूप से इसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। औपचारिक रूप कैसे हो गया? ये औपचारिक क्यों नहीं था? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब शासन किया तो लाहौर को राजधानी बनाई और इसने किसी भी प्रकार का मतलब पत्र या खिलाहत नहीं प्राप्त किया था। ठीक है, इसलिए उसे नहीं कहा गया। लेकिन औपचारिक रूप से इल्तुतमिश ने खिलत या पत्र प्राप्त किया था, एक आधिकारिक पत्र प्राप्त किया था खलीफाओं से, जिससे ये तय हो गया कि यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाएगा। ठीक है, इसलिए इसे इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है औपचारिक तौर पर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इसने काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य क्या किया। इल्तुतमिश ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या किया? तुर्काने चहलगानी यानी 40 दल, मतलब कि 40 अमीरों का समूह, 40 अमीरों का समूह इसने स्थापना की। 40 अमीरों के समूह की इसने स्थापना की, किन लोगों से बचने के लिए। ठीक है, तो 40 अमीरों से समूह को, मतलब 40 अमीरों का समूह गुट बनाया था और गुट बना के मतलब कि अन्य विद्रोहियों से बचने के लिए इसने इस दल की स्थापना की। जो 40 दल कहा जाता है या तुर्काने चहलगानी की संज्ञा दी जाती है। हालांकि कुछ समय बाद इस दल को समाप्त कर दिया जाता है। फिर भी जो परीक्षा का प्रश्न आता है आपका कि तुर्काने चहलगानी यानी 40 दल के संस्थापक या अपना जो गुट बनाया था उसने अमीरों का, वो कौन सा शासक था? तो इल्तुतमिश था। ठीक है ना। फिर देखिए कि दिल्ली सल्तनत की जब शुरुआत होती है तो किस शासक, मतलब कौन से शासन के समय मंगोलों का आक्रमण होता है? तो मंगोलों का आक्रमण सर्वप्रथम इल्तुतमिश के शासनकाल में होता है। हालांकि बाद में भी कई बार मंगोलों का आक्रमण होता रहा है, लेकिन शुरुआत कहाँ से किस शासक से मानी जाती है? तो वो है इल्तुतमिश। यानी कि दूसरा शासक जो होता है दिल्ली सल्तनत का, उसी से और दूसरा शासक कौन है? इल्तुतमिश है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मंगोलों का आक्रमण कौन करता है? चंगेज़ खां के द्वारा होता है। चंगेज़ खां जो होता है ख्वारिज्म में एक क्षेत्र होता है जहाँ का शासक जो होता है मांगबरनी होता है। मांगबरनी तो उसका पीछा करते हुए वह सिंध तक पहुँच जाता है।
और जब मांग बरनी इल्तुतमिश से अपने संरक्षण के लिए मदद मांगता है तो इल्तुतमिश डायरेक्ट मना कर देता है, और मना करने के बाद मांग बरनी वहाँ से भाग जाता है। इससे क्या होता है कि चंगेज़ खां सिंध क्रॉस नहीं करता है और वहीं से वापस लौट जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इल्तुतमिश की बुद्धिमत्ता के कारण चंगेज़ों का आक्रमण सर्वप्रथम भारत पर होने से रुक गया। ठीक है, तो इस तरह हम देख सकते हैं। तो चंगेज़ों का आक्रमण चंगेज़ खां का आक्रमण किसके समय में हुआ? तो इल्तुतमिश में, यानी मंगोलों का आक्रमण सर्वप्रथम किसके समय में, शासनकाल में हुआ? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर देखते हैं इल्तुतमिश ने किसको संरक्षण दिया था। जिस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 विद्वानों को संरक्षण दिया था, उसी प्रकार से इल्तुतमिश ने भी 2 विद्वानों को संरक्षण दिया था। एक का था मिनहाजुद्दीन सिराज, दूसरा का मलिक ताजुद्दीन। मलिक ताजुद्दीन या मिनहाजुस सिराज 2 विद्वान थे। इन दोनों का नाम याद कर लेंगे क्योंकि आपके सामने 2 शासक हैं इस समय, एक है ऐबक, एक है इल्तुतमिश। ठीक है, और दोनों के समय में 2-2 विद्वान संरक्षण दिए गए, इसीलिए कन्फ्यूजन होना लाजमी है। ठीक है, इसीलिए कन्फ्यूजन को दूर जब करना है तो आपको यहाँ पर तुलना करना पड़ेगा कि उसमें कौन से विद्वान थे और इसमें कौन से विद्वान हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हैं हसन निजामी, फ़क्र मुदब्बिर, और यहाँ पे है मिनहाजुद्दीन सिराज और मलिक ताजुद्दीन। ठीक है, ये दोनों नाम आपको यहाँ पर याद करना है। और देखते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए इल्तुतमिश ने। एक तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत की, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इक्ता का मतलब होता है भूमि। इक्ता का मतलब होता है भूमि। कुछ लोगों को ये भूमि दी जाती थी, जो उनके चहेते होते थे या जो अधिकारी होते थे, उनको इक्ता दी जाती थी, यानी भूमि दी जाती थी। और वो भूमि मतलब कि शासन से जुड़ी होती थी। जो भी केंद्रीय प्रशासनिक संगठन होता था उससे जुड़ा होता था, ना कि एक सामंती प्रणाली की तरह होता था। तो हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत तक, जब तक मुस्लिम अटैक नहीं हुए थे, तब तक यहाँ भारत में सामंती प्रणाली फल फूल रही थी। लेकिन दिल्ली सल्तनत के उदय होते ही, अर्थात जब मुस्लिम अटैक होता है, उसी के बाद से सामंती प्रणाली कमज़ोर होने लगी और इक्ता प्रणाली की शुरुआत होती है। इसके माध्यम से क्या होता था, क्षेत्रों को केंद्रीय संगठन से जोड़ा जाता था। ठीक है, तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसके समय में हुई? इल्तुतमिश के समय में, मतलब इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। दूसरा, शाही सेना रखने के जो प्रथा थी, वो उसकी शुरुआत किसने की? मतलब कि शासन की सेना, शासन की यानी शासक की सेना या शासन की सेना का गठन किसने किया सबसे पहले? तो वो इल्तुतमिश ने किया। इसने चांदी का टका और तांबे का जीतल भी चढ़वाया। सिक्के के रूप में देखेंगे इसको, सिक्के चांदी का टका और तांबे का जीतल, इसको अपने टोन में सेट कर लीजिए। आपका परीक्षा का प्रश्न बार बार यहाँ से आता रहता है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने 1226 ईस्वी में, इल्तुतमिश का पुत्र था, उसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। इसने 1226 ईस्वी में गियासुद्दीन की हत्या कर लखनौती पर अधिकार कर लिया। देखेंगे लखनौती कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। लखनौती कहाँ? पश्चिम बंगाल में। वहाँ पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य का विस्तार बंगाल तक कर लिया था। ठीक है, और आगे चलकर जब इसने लखनौती पर अधिकार कर लिया, किसने? गियासुद्दीन की हत्या करने के बाद नसीरुद्दीन महमूद ने जब कब्जा कर लिया, कुछ समय बाद फिर से विद्रोह बढ़ गया और फिर दोबारा क्या होता है, इल्तुतमिश अपने स्वतः जाता है वहाँ पर मतलब विद्रोह को दबाने के लिए, और जब वहाँ पहुँचता है विद्रोह को दबा देता है। उसके बाद प्रशासनिक दृष्टि से उसने बंगाल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि आधुनिक भारत में भी एक बार बंगाल को डिवाइड किया था और यही कहा गया कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से ही डिवाइड किया जा रहा है, और उससे पहले एक बार हो चुका है बंगाल का डिवीज़न। यहाँ पर एक छोटा सा अंश है, यहाँ पर दिमाग में कभी भी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। अभी तक इस तरह शायद प्रश्न नहीं आया है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि बंगाल का आधुनिक भारत में जब हम लोग पढ़ते हैं डिवीज़न हो चुका है, तो उससे पहले भी एक बार मध्यकालीन भारत में भी डिवीज़न हो चुका है। किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में डिवीज़न हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इल्तुतमिश यहाँ पर किस तरह से महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अब देखेंगे जो नेक्स्ट शासक होता है उसका नाम होता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह।
तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह यहाँ पर नेक्स्ट शासक है, जो कि अयोग्य शासक है। कैसा शासक है? अयोग्य शासक है। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे अयोग्य शासक। तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रख लेते हैं कि जो इल्तुतमिश समय का, जो इल्तुतमिश के समय का जो शासन था वो दो आधारों पर टिका हुआ था। अब वो दो आधार क्या थे? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर तुर्कान चहलगानी यानी 40 अमीरों का जो समूह या गुट बनाया है, कुछ लोगों से अपनी रक्षा करने के लिए, विद्रोहों को दबाने के लिए ऐसा किया गया था। तो इल्तुतमिश की जो आधार था, जो शासन का आधार था, वो दो चीज़ों पर निर्भर करता था। एक थे तुर्की अमीर। कौन थे? एक थे तुर्की अमीर और एक थे अतुर्की। ठीक है, तो तुर्की अमीरों का सपोर्ट जो था वो किसको था और अतुर्की का किसको था? तो यहाँ पर अब इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, ये जानेंगे। तो दो लोगों का सपोर्ट था, तुर्की अमीर और तुर्की लोग। अक्सर क्या होते थे, तुर्की अमीर जो होते थे षड्यंत्र में पार्टिसिपेट, षड्यंत्र करते रहते थे, तुर्की लोग नहीं करते थे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप षड्यंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होगा। यहाँ पर देखेंगे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सपोर्ट किया तुर्की अमीरों ने, यहाँ पर सपोर्ट किया। हालांकि इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले ही रजिया, उसकी पुत्री थी, इसको उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। फिर भी तुर्की अमीरों ने षड्यंत्र करके रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक नियुक्त कर दिया। चूंकि यह अयोग्य था तो शासनकर्ता कौन था? फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माँ तुर्कान शाह, नाम था उनका तुर्कान शाह। ठीक है, तो तुर्कान शाह था, तो उन्होंने इस पर क्या क्या शासन कर रही थी, उनका ही प्रभाव था। हालांकि बहुत ही क्रूर टाइप की थी और इस क्रूरता के चलते जनता ने उस समय विद्रोह कर दिया और विद्रोह का फ़ायदा उठा के रजिया ने सत्ता हथिया ली। और सत्ता कैसे हथिया ली? सत्ता हथियाने का तरीका क्या था कि जब विद्रोह हुआ तो उसका फ़ायदा उठाया और जनता से अपील की रजिया ने कि आप तुर्कान शाह को हटाइए और मुझे उत्तराधिकारी नियुक्त किया। मैं जनता से अपील की। तो एक तरह से देखा जाता है यहाँ पर एक लोकतांत्रिक पुट देखने को मिलता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती है छोटे समय के लिए, कि जनता से अपील कर। जनता ने पहली बार कहीं दिल्ली पर किसी शासक को बैठाया जनता ने, तो वो कौन था? वो रजिया थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है यहाँ पर रजिया के लिए कि लोकतांत्रिक तरीके से पहली बार कोई अगर शासक बना था तो वो कौन बना था दिल्ली सल्तनत में? तो रजिया थी, जिसे जनता ने बैठाया था। ठीक है, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को कैद कर लिया जाता है, उनकी माँ को कैद कर लिया जाता है और यहाँ पर फिर रजिया शासन संभालती है। ठीक है, और ये पहली महिला थी और अंतिम महिला थी, मतलब दिल्ली पर शासन करने वाली, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे रजिया सुल्तान जो थी उन्होंने कबा मतलब कुर्ता यानी और कुलाब यानी पगड़ी को धारण किया और शासन की बागडोर अपने हाथ में ली। मतलब कि कम्युनिकेशन करने के लिए, जनता से कम्युनिकेशन करने के लिए, अपने मंत्रिमंडल से कम्युनिकेशन करने के लिए उसने इस प्रकार का वस्त्र धारण किया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे रजिया का सबसे पहला विद्रोह किसने किया? तो यहाँ पर हमने कहा कि विद्रोह में तुर्की अमीर शामिल थे। ठीक है, तो विद्रोह किया रजिया के विरुद्ध। प्रथम विद्रोह इल्तुतमिश के वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी ने सबसे पहले विद्रोह किया था रजिया का। यहाँ पर देखेंगे कंटिन्यू षड्यंत्र हो रहे थे, रजिया को हटाने का पूरा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा था। ठीक है, रजिया ने किन किन विद्रोहों को कुचला उस समय जब इसके विरोध में विद्रोह हो रहे थे? तो देखेंगे यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण नाम आएंगे जो आपको याद करना काफ़ी ज़रूरी है। वो है इख्तियारुद्दीन एतगीन। तो आप एतगीन याद कर सकते हैं, पूरा जरूरी नहीं है कि पूरा नाम याद करें। इख्तियारुद्दीन एतगीन, जिसको पद प्राप्त था अमीर हाजिब का। ठीक है, विद्रोह कुचल दिया, विद्रोह कुचला। यहाँ पर देखेंगे रजिया ने विद्रोह को कुचल दिया और इख्तियारुद्दीन एतगीन को अमीर हाजिब की उपाधि मतलब दी गई और इस पद पे नियुक्त किया गया, अमीर हाजिब के पद पे नियुक्त किया गया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो रही है, थोड़ा सा समझिएगा कि एतगीन विद्रोही नहीं था, ये विद्रोही नहीं थे। ठीक है, विद्रोह किया, कई लोगों ने विद्रोह किया और विद्रोह में सबसे पहले नंबर पे जुनैदी थे।
जुनैदी थे, ठीक है। इनके विद्रोह कुचल के और अन्य लोगों के विद्रोह कुचल कर उसने कई लोगों को अच्छे अच्छे पद प्रदान किए। तो उसमें थे एतगीन थे, अमीर हाजिब थे और इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया भी थे। अल्तूनिया नाम याद कर सकते हैं, पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। अल्तूनिया ने भटिंडा का इक़्तिदार बनाया गया। भटिंडा का इक़्तिदार बनाया गया, किससे बनाया गया? अल्तूनिया को, ठीक है। और अबसिनियाई जलालुद्दीन याकूत का नाम याद कर सकते हैं, अमीर आखूर का पद दिया गया, ठीक है। अब इस तरह से ये पद दे दिया गया और इनको संतुष्ट कर दिया गया, ठीक है। अब फिर आगे विद्रोह होते हैं और फिर विद्रोह बढ़ते हैं, ठीक है। और विद्रोह में कौन लोग शामिल होते हैं? कबीर खां आयाज। कबीर खां आयाज लाहौर का सूबेदार था। ये इसने विद्रोह करता है और लाहौर से लेकर चिनाब नदी तक रजिया क्या करती हैं? इनका पीछा करती हैं, ठीक है। और अल्तूनिया ने क्या किया? विद्रोह किया, जो कि मैंने बताया अल्तूनिया भटिंडा का इक़्तिदार नियुक्त किया गया था, इसने ही विद्रोह कर दिया था। और जब भटिंडा की तरफ रजिया बढ़ रही थी तो रास्ते में षड्यंत्रकारियों ने इनका विरोध किया और रजिया को कैद करके भटिंडा के किले में रखा और याकूत की हत्या कर दी। याकूत उस समय उन्हीं के साथ था, उनकी हत्या कर दी गई, ठीक है। हत्या करके फिर आगे क्या होता है? षड्यंत्रकारियों ने उसी समय मुइजुद्दीन बहराम शाह, अगला शासक जो है मुइजुद्दीन बहराम शाह, उसको गद्दी पर बैठा दिया, ठीक है। गद्दी पर बैठा दिया षड्यंत्र करके, ठीक है। ये भी अयोग्य ही था, ठीक है, बहुत ज़्यादा योग्य शासक नहीं था, ठीक है। जब बहराम शाह को गद्दी बैठा दिया गया तो कुछ समय बाद वहाँ से रजिया निकल जाती हैं और निकलने के बाद यहाँ पर देखें काफ़ी महत्वपूर्ण है, अल्तुनिया से विवाह कर लेती हैं, जो कि विद्रोही था उसी से विवाह कर लेती हैं। और आगे चल के जब वो वापस दिल्ली की तरफ बढ़ रही होती है तो रास्ते में कुछ डाकुओं ने मिलकर उनकी हत्या कर दी, ठीक है। तो इस प्रकार से रजिया मारी जाती हैं डाकुओं के माध्यम से, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये स्टोरी है, स्टोरी तरह सुन सकते हैं, लेकिन जो चीज़ फैक्ट है आपको यहाँ से याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुइजुद्दीन बहराम शाह आते हैं, नए शासक, ठीक है। ये तुर्की सामंतों ने उसी समय जब मुइजुद्दीन बहराम शाह को सिंहासन पर बैठाते हैं, यानी शासक बनाते हैं, तो उसी समय एक पद का सृजन किया जाता है, उसका नाम होता है नाइब ए मामलिकात। तो नाइब ए मामलिकात पद का सृजन किया जाता है और उस पद पर एतगीन को नियुक्त किया जाता है। एतगीन देखेंगे, एतगीन यहाँ पर है, जिसे अमीर हाजी दिया गया था रजिया के समय में, ठीक है। तो यहाँ पर एतगीन है, तो एतगीन को नायब मामलिकात का पद दिया जाता है। तो ये जो मामलिकात पद है, मामलिकात बहुत ही टिपिकल नाम है, बाबर उच्चारण प्रॉब्लम हो रही है। तो नाइब ए मामलिकात जो पद है, इस पे कौन बैठता है? सर्वप्रथम तो एतगीन को नियुक्त किया जाता है। मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में ही मंगोलों का आक्रमण भी हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, मंगोलों का आक्रमण यहाँ भी जारी में, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि मंगोलों का आक्रमण किसी न किसी शासक के समय में होता रहता है, लेकिन प्रथम बार किसके समय में हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको याद करना, ठीक है। तो यहाँ पर भी मंगोलों का अटैक हुआ है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट शासक जो होते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में ही बलबन की भूमिका निकल के आती है, लेकिन बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती है। तो बलबन यहाँ पर मुख्य भूमिका में नजर आते हैं, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर नहीं है, दिखाई देते हैं बलबन यहाँ पर। तो यहाँ देखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आते हैं नेक्स्ट शासक बनते हैं नसीरुद्दीन महमूद, और यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी? बलबन की। और बलबन काफ़ी महत्वपूर्ण शासक रहे हैं दिल्ली सल्तनत के। जिस प्रकार से इल्तुतमिश और रजिया का शासन रहा है, उसी प्रकार से बलबन का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है दिल्ली सल्तनत में, और काफ़ी बड़ा सेक्टर भी है अपने आप में वो, तो उसको हम लोग सेपरेट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से बलबन आते हैं, ठीक है, क्योंकि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से किया था यहाँ पर। फिर इसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं बलबन के बारे में, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्टर था जिसको मैंने आपको यहाँ पर मैंने कवर किया है, इसको याद करने का प्रयास करिएगा। हालांकि एक शॉर्ट वीडियो मैंने पूरा दिल्ली सल्तनत बना रखा है, लेकिन अब चूंकि मैं डिटेल में हल्का जा रहा हूँ, जो कि आपकी बड़ी परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसको तैयार जरूर करिएगा, और यदि वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।